ओके, सो आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ मैं। और हम लास्ट क्लास में जैसे कि यूडीएफ पढ़ ही रहे हैं, तो अभी यूडीएफ हमने कल भी कहा था कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास में पासिंग एरे एज फंक्शन आर्गुमेंट, ये पासिंग एरे एज फंक्शन आर्गुमेंट हमने देखा था। और हमने इसके बारे में एक चीज़ आपको बताई थी, जब भी फंक्शन एरे पास करेंगे फंक्शन में, तो it will be taken as a reference by the function। तो फंक्शन उसे किसकी तरह लेगा? रेफरेंस की तरह लेगा। और अगर हमने कुछ भी चेंज किया उस एरे में फंक्शन के अंदर, तो एक्चुअल एरे जो हमने पास किया है वो चेंज हो जाएगा। तो उसी चीज को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम देख रहे हैं पासिंग 2D एरे। कल हमने सिंगल एरे पढ़ा था, कैरेक्टर एरे भी काम करके देखा था। 2D एरे टू फंक्शन, अगर 2D एरे पास करना है तो कैसे काम करेंगे, और इसके अलावा कुछ एक एग्जांपल हम और देखेंगे 1D एरे के भी, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि रेफरेंस में काम करने से किस तरह से एरे हमारा प्रभावित होता है। तो देखिए, जब 2D एरे आप पास कर रहे हैं फंक्शन में, तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। इट इज ऑल्सो पास बाय रेफरेंस, ये भी किसके द्वारा पास होगा? रेफरेंस। दूसरी चीज, वी हैव टू स्पेसिफाई और डिक्लेयर a 2D array as function argument to receive the given मतलब पासिंग। जो आप पासिंग एरे दे रहे हैं, तो फंक्शन में उसे रिसीव करने के लिए फंक्शन में एक 2D एरे बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर इट इज कंपल्सरी, इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम व्हाइल डिक्लेरेशन। रोज आप भले स्पेसिफाई न करें, रोज की संख्या आप एम्पटी कर सकते हैं। रोज will be specified by empty dimension। तो empty dimension करके आप रोज खाली छोड़ सकते हैं, बट कॉलम को स्पेसिफाई करना है, जरूरी है। कब? जब डिफाइन करते हैं। We also declare two more arguments for receiving number of rows and number of column। क्योंकि फंक्शन के अंदर ये भी तो बताना पड़ेगा कितने रो और कितने कॉलम को एक्सेस करना। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल थ्रू इसे समझते हैं। तो हमने क्या बना लिया, एक हमने फंक्शन बना लिया void शो मैट्रिक्स। हम सोच रहे हैं कि हम जब मैट्रिक्स दें तो हम यहाँ पर एक इंटीजर मैट्रिक्स को देना है। तो यहाँ पर तो ये प्रोटोटाइपिंग हमने डायरेक्ट कर दी, इंटीजर मैट्रिक्स देना है और एक इंटीजर रो और इंटीजर उसके कॉलम की संख्या देनी है। हम जो भी मैट्रिक्स का है वो उसे मैट्रिक्स ऑर्डर में शो कर दे मेरा फंक्शन। ठीक है भाई, हमने मेन फंक्शन बनाया और हमने मेन फंक्शन के अंदर दो मैट्रिक्स ले ली। एक इंटीजर ए ले लिया, ए इक्वल टू, और हमने यहाँ पे डबल। जब हम यहाँ बनाते हैं तो भी आपको पता है कि आप रो भले ही एम्प्टी छोड़ दीजिए, बट कॉलम आपको बनाने होंगे। फर्स्ट रो जितनी आप बनाते जाएंगे बनते चले जाएंगे, बट हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम 4 चाहिए। तो पहली मैट्रिक्स हमने बनाई जिसमें 4 एलिमेंट, तो पहली रो के 4 एलिमेंट, दूसरी रो के 4 एलिमेंट, तीसरी रो के 4 एलिमेंट और चौथी रो। हम 4x4 की मैट्रिक्स बना दी। देख रहे हैं आप, 4x4 की मैट्रिक्स एक बना दी। फिर एक दूसरी मैट्रिक्स बनाई बी, और हमने इसको बना रहे हम 3x3 की बना रहे हैं। ठीक है, 3x3, ये 4x3 बना लेते हैं। चलिए, 4x3 मतलब 4 कॉलम देने हैं, लेकिन 4 रो देनी है, बट हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम आपकी फिक्स्ड है, कितने होंगे? 4।
नहीं सॉरी 4 रो बनानी है। नंबर ऑफ कॉलम हर एक रो में फिक्स्ड है, कितने होंगे 3। तो हम ये 4/3 की एक मैट्रिक्स हमने ये रही बना ली। अब हमें इसको शो कराना है किस फंक्शन से, शो मैट्रिक्स से। यूजुअली देखिए जब हम शो कराते हैं तो 2 बार लूप लगाते हैं, पहले के लिए दूसरे के लिए, और यही काम अब हम फंक्शन से करने जा रहे हैं। तो इससे हमारा कोड बचेगा, क्योंकि मुझे एक बार फंक्शन बनाना है और कॉलिंग 2 बार करनी है। तो देखिए हमने पहली बार कॉल किया शो मैट्रिक्स, किसे पास किया, ए को, ठीक है। नंबर ऑफ रो अभी हालांकि मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट मैंने ऐसे दे दिया, इसमें नंबर ऑफ रो दे दिए एंड नंबर ऑफ कॉलम दे दिए। फिर हमने बनाया शो मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ रो दे दी एंड नंबर ऑफ कॉलम दे दी, ठीक है। तो ये कॉलिंग हो गई। अब हमें डिफाइन करना है इस फंक्शन को जो इस मैट्रिक्स को शो करे, ठीक है। तो जब आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे तो यहाँ कोई ना कोई नाम लेना होगा, तो रो खाली छोड़ दीजिए। बट अब देखिए यहाँ पर एक इशू ये आ गया कि नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करना आपको जरूरी है। डिक्लेरेशन के टाइम पर यहाँ पर जब आप बना रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि इसके साथ मैच हो, आप यहाँ कम ज्यादा दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, मैक्सिमम 10 कॉलम हम ले सकते हैं इस पे। उसी तरह से आप रो भी दे सकते हैं, बट रो देना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जितनी आप देंगे उतनी लेता चला जाएगा। और बात करोगे क्लास ले रहे हैं तो उतने ही कॉलम वो लेता चला जाएगा। फिर हमने यहाँ पे इंटीजर एक रो ले लिया और एक इंटीजर क्या ले लिया, कॉलम ले लिया। रो एंड कॉल्स, तो रोज एंड कॉल्स कर देते हैं। अब मुझे जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स आ रही है, मैक्सिमम कॉलम 10 हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितने कॉलम आए हैं ये कॉल्स को पता है, एग्जैक्टली कितनी रो आई हैं ये रोज को पता है। तो हमने यहाँ प्रिंट लिखा, प्रिंटफ स्लैश एन मैट्रिक्सेस। और अब हमने यहाँ पर लूप लगाकर मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया। एक ही बार प्रिंट करना होगा मुझे, तो यहाँ पे इंटीजर एक रो एंड एक कॉलम ले लिया और हमने लूप लगा दिया फॉर रो इक्वल टू 0, रो लेस देन कहाँ तक, रोज तक एंड r प्लस प्लस, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हमने रिसीव किए हुए हैं एज आर्गुमेंट। फॉर कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन होल्स एंड कॉलम प्लस प्लस। और हमने यहाँ पे प्रिंट किया प्रिंटफ %d/t, क्योंकि मैट्रिक्स है, एक कॉलम के सारे जो डाटा हैं वो /t के साथ प्रिंट होंगे। मैट्रिक्स का नाम ए है, ए ऑफ रो एंड कॉलम। और जैसे ही एक लूप फिनिश होगा वैसे ही लाइन चेंज कर देंगे आप, लाइन चेंज हो गई, लूप फिनिश हो गया। और आई होप हमारा काम भी हो जाना चाहिए इतने में। तो हमने इसको कॉपी किया और अब हम टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं अपने कोड ब्लॉक पर। तो यहाँ पर हमने उसे पेस्ट किया और अब देखते हैं कोई सिंटैक्टिकल इशू है कि नहीं। ठीक है, एक सिंटैक्टिकल इशू आ रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ भी कुछ स्पेसिफाई कर दीजिए। तो देखिए हमने कर दिया और हमने इसे रन किया। तो यहाँ पे पहली बार ठीक चला, दूसरी बार ठीक चला, उसके बाद यहाँ से क्या आने शुरू हो गए, यहाँ पर गार्बेज आ गया। तीसरी बार भी यही हुआ, यहाँ पे ठीक रहा, यहाँ पर ठीक रहा, यहाँ पे ठीक रहा, और फिर आखिरी बार क्या आ गया, गार्बेज आ गया। अब हम ये देखते गार्बेज क्यों आ रहा, भाई गार्बेज ले रहा है। तो गार्बेज ले रहा है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे साइज क्या दे दिया, जो मैट्रिक्स था 4 और यहाँ भी दे दिया 4, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम दोनों में 4 करने होंगे मुझे। तो ये 4/4 कर दिया और इसको मैं थोड़ा चेंज कर दिया, 3/4 कर देते हैं। तो हम 3/4 किया तो 3 रो, बट हर एक रो में डेटा कितना होना चाहिए, 4 डेटा होना चाहिए। नंबर ऑफ रो मैंने कम कर दी, 3 कर दें, बट डेटा हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। तो ये एक इशू है, तो इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। और भाई रो एंड कॉलम यहाँ पे गड़बड़ पास किया है, इसको मैंने पास किया 3/4। अब देखिए जरा फिर से, तो ये 3/4, 3 रो एंड 4 कॉलम है और फर्स्ट वाला 4/4 का मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा वहां करेक्शन करना होगा इस वाले प्रोग्राम में।
पहले चीज तो मुझे प्रोटोटाइप बनाते समय, प्रोटोटाइपिंग करते समय भी देना जरूरी है क्या, नंबर ऑफ कॉलम की साइज फिक्स। तो कॉलम फिक्स रखना है, रो भले आप कम ज्यादा करें। तो ये दोनों जगह पर हमने यही काम किया। पास बाय रेफरेंस हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इसे प्रूफ कैसे करें पास बाय रेफरेंस होता है रे। तो देखिए इसे प्रूफ करने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सम एरे बेस्ड फंक्शंस। पहला एग्जांपल ले रहे हैं, क्रिएट अ फंक्शन दैट विल मेक शॉर्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एरे। एरे के एलिमेंट की शॉर्टिंग करनी है, मतलब मैं एरे पास करूं फंक्शन में, फंक्शन उसको शॉर्टेड ऑर्डर में जमा दे। तो कल ही क्या चीज हम देख रहे थे, दो तरह की पासिंग होती है, पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस। अगर मैं पास बाय वैल्यू करूं तो फंक्शन अगर शॉर्टिंग कर भी दे तो बाहर शॉर्टिंग नहीं होगी, लेकिन एरे के केस में हमेशा पास बाय रेफरेंस होता है। मतलब अगर हम फंक्शन के अंदर जाके कोई चेंज करेंगे तो एक्चुअल एरे में वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर दो फंक्शन बनाते हैं, एक वॉइड इनपुट भी बना लेते हैं। चलिए हमने लिखा हमारे पास एक एरे में इनपुट लेना है एंड इंटीजर नंबर ऑफ एलिमेंट लेने होंगे मुझे, और एक वॉइड हमने क्या बना लिया, शॉर्ट। यहाँ भी हम एरे देंगे और नंबर ऑफ आइटम देंगे, कितने आइटम, और एक हमने बना लिया वॉइड शो। यहाँ भी एरे देंगे और नंबर ऑफ आइटम। सिंगल डायमेंशन एरे पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम सिंगल डायमेंशन दे रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर बनाया मेन फंक्शन, हमें सारा काम एरे से करना है, तो हमने केवल इंटीजर ए डिक्लेयर किया, नंबर ऑफ आइटम 10 का, और मैंने सबसे पहले फंक्शन इनपुट किसमें किया, ए में, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 10। ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि मैं फंक्शन में जाकर इनपुट करूंगा तो क्या एग्जैक्टली इसी ए में इनपुट होगा। अगर इसी में ए में इनपुट होगा तो शो करके हम देख सकते हैं, प्रिंट एफ द एलिमेंट्स ऑफ एरे। हमने इसे प्रिंट किया, और प्रिंट करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन बनाया था, शो फंक्शन। फिर ए को पास किया, फिर 10 एलिमेंट प्रिंट करने हैं। देन हमें शॉर्टिंग करनी है, शॉर्टिंग करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन बनाया, शॉर्ट ए करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 10 करना है, और फिर लिखा हमने प्रिंट एफ आफ्टर शॉर्टिंग। फिर से प्रिंट करते हैं इसको, तो फिर से हमने शो कर लिया। तो मतलब मेन प्रोग्राम में आपको लॉजिक केवल लिखना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू नहीं बताना, ये हम फंक्शन में बताना है। फंक्शन में क्या प्रूफ करने जा रहे हैं हम कि अगर मैं फंक्शन के अंदर इनपुट कर रहा हूं तो इसी ए में इनपुट होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो मतलब कॉल बाय रेफरेंस है। अगर मैं उस एरे को शॉर्ट कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर तो एक्चुअल ये वाला एरे शॉर्ट होना चाहिए, तो भी कॉल बाय रेफरेंस प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला हमने बनाया वाइड इनपुट, इंटीजर एक्स ले लिया है जिस पर इनपुट कराना है, और एक इंटीजर हमने ले लिया साइज। ठीक है, तो एलिमेंट आ रहा है, इंटीजर क्या ले लिया, ए, फॉर आई, सॉरी इंटीजर आई, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, और हमने यहाँ पर लिखा printf इंटर नंबर, और हमने लिख दिया यहाँ पर scanf %d एड्रेस ऑफ एक्स ऑफ। सिर्फ चेक कर रहा हूँ मैं भाई, चेक करने के बाद ही प्रूफ होगा कुछ भी। तो इनपुट मैंने करा लिया एक्स में, अब ये देखते हैं एक्स का इनपुट ए में जा रहा है कि नहीं। फिर हमने वॉइड शो करा लिया, यहाँ भी सेम वही चीज बना ली, एक्स, और इंटीजर हमने क्या ले लिया, साइज। सिंगल डायमेंशन एरे के केस में अगर हम एक्स के साथ साइज नहीं भी स्पेसिफाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी इंटीजर आई ले लिया, और हमने यहाँ लिख दिया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, और यहाँ प्रिंटफ करा दिया %d और /t कर लेते हैं। चलिए /t, और x ऑफ i को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, और हमने लिखा शॉर्टिंग, तो वाइड शॉर्ट। यहाँ भी x बनाया, और यहाँ भी क्या बना लिया, साइज। शॉर्टिंग कोई से भी करें, हम सिलेक्शन शॉर्ट का यूज करके शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटीजर i और j बना लिया, और एक क्या ले लिया, k। कौन सा शॉर्टिंग कर रहे हैं, सिलेक्शन शॉर्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन शॉर्ट कहता है कि पहले वाले एलिमेंट हर एक पास शुरू से शुरू होगा, लेकिन आखिरी में एक एक करके नहीं,
सिलेक्शन सॉर्ट क्या था, पहला पास पहले शुरू होगा, दूसरा पास दूसरे एलिमेंट से शुरू होगा और आखिरी तक जाएगा और कंपेयर करता चला जाएगा। तो आई इक्वल टू 0 से शुरू किया, आई लेस देन कहाँ तक लेगा, साइज तक, आई प्लस प्लस। फॉर जे इक्वल टू हर बार हर एक पास अगले एलिमेंट से शुरू होगा। तो जब पहली बार हम शुरू कर रहे हैं तो कंपैरिजन 0 से शुरू करें, अगर 0 पर है तो j प्लस 1 से, i प्लस 1 से शुरू करते हैं। 0 पर हमने i को रखा, 1 से कंपेयर करना शुरू किया तो j को 1 पे रखा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, आखिरी तक ले जाएंगे। फिर i बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 पे आएगा, तो j कहाँ से शुरू होगा, 2 से लेके कंपैरिजन करेंगे। तो 2 से लेके कंपेयर करेंगे, बट j को कहाँ तक ले जाएंगे, j लेस देन साइज, इसको भी चलिए साइज तक ले जाते हैं और j कर दिया हमने प्लस प्लस, तो j भी हो गया। अब दोनों को कंपेयर करना है। अब इस केस में एक चीज और करनी है आपको कि i को साइज -1 तक ले जाना है, साइज से भी कम, क्योंकि j i प्लस 1 से शुरू होगा तो नेक्स्ट वाले पर j पहुंच ही जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन लगाइए, इफ अगर x ऑफ i इज ग्रेटर देन x ऑफ j देन यू नीड स्वैपिंग। तो मैंने इसको स्वैपिंग कर दिया। हमने स्वैपिंग के लिए क्या लेगा, k इक्वल टू x ऑफ i को रख लिया हमने k में, और देन x ऑफ i में हमने रख लिया x ऑफ j, एंड देन x ऑफ j इज इक्वल टू k। तो ये शॉर्टिंग हो गई। तो ये काम किया और अब इसको हम प्रिंट करने, मतलब रन करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ से किया रन, एलिमेंट हमें दिया कुछ भी, किसी भी आड़े तिरछे ऑर्डर में दे दिया। ओ, एक नंबर गड़बड़ हो गया है, बट एरर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे उसका क्या ले लिया होगा, आस्की। फिर भी मैं रन कर रहा हूँ, 33, 44, 23, 12, 24, 57, 67, 78। तो देखिए 33, 44, 23, 32, 12, 24, 15, 56, 75 बिल्कुल वही नंबर हैं जो हमने इनपुट फंक्शन में कराया था, लेकिन प्रिंट ए में हो रहे हैं। शॉर्टिंग कर दी हमने एक की, तो देखो सॉर्टेड हो गया, 12, 23, 24, 32, 33, 20, 44, 45, 56, 67 एंड 75। तो जो सॉर्टेड नहीं थे वो सही सीक्वेंस में आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ये फंक्शन अपने x पे कर रहा है, ये फंक्शन अपने x पे कर रहा है, ये फंक्शन अपने x पे कर रहा है, बट बेसिकली हो कौन सा शॉर्ट रहा है, ए शॉर्टिंग हो रही, ए की शॉर्टिंग हो रही। इससे प्रूफ हुआ कि अरे हमेशा कॉल बाय रेफरेंस पे काम कर रहा है। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस पे काम हो रहा है। रीयूजेबिलिटी भी देखी हमने, शो फंक्शन को 2 बार कॉल किया है। किस तरह से रीयूजेबिलिटी हमने करी, कोई भी फंक्शन अगर बार बार कोई कोड जरूरत पड़ रही लिखने की तो आप उसे फंक्शन बना लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, कल एक हमने टास्क दिया था आपको, और टास्क ये था कि आपको अपने लॉजिक से किसी भी कैरेक्टर एरे में पता लगाना था नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। किसी अपना यूडीएफ बनाइए, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर पता लगाना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर पता लगाना है। तो इसके लिए हमने आपको कल एक प्रोटोटाइप दिया था कि आप इस तरह से बनाएंगे, इंटीजर बनाएंगे, फंक्शन का नाम लेंथ लिखेंगे और अंदर पास करेंगे कैरेक्टर का एरे। प्रोटोटाइपिंग हमने दी थी कि हम कैरेक्टर पास करें कोई एरे और उसकी क्या पता लगा ले लेंथ। तो देखिए लॉजिक सिर्फ इतना सा है, every character array ends with a null character which is called as /0। तो अगर हम किसी कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग को पास करेंगे किसी फंक्शन में, तो अगर हमने स्ट्रिंग पास कर दी तो उसमें एक चीज पता है कि उसके आखिरी में क्या होगा, /0। तो जब तक /0 नहीं मिलेगा तब तक हम लूप लगा लेंगे। सो we can take a loop from index 0 and increase it until we get null character। जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता, null character नहीं मिल जाता, जिस किसी भी इंडेक्स पर null character, तब तक मुझे इस लूप को चलाना है और make counting and increase
एनी काउंटर, कोई एक काउंटर ले लीजिए, आप बढ़ाते रहिए फॉर काउंटिंग के लिए, फॉर काउंटिंग ऑफ कैरेक्टर, या फिर रिपीटिशन, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने ही कैरेक्टर। तो देखिए हमने एक फंक्शन बनाया इंटीजर लेंथ, और हमने कहा कि हमें क्या पास करना है, कैरेक्टर एरे पास करना है। हमने मेन बनाया, हमने एक यहाँ पे कैरेक्टर नेम बना लिया, नेम में हम यूजर से भी इनपुट करा सकते थे, और या फिर हमने यहाँ पे ले लिया रमेश कुमार, और इंटीजर एल इक्वल टू, हमने कौन सा फंक्शन लिया था, लेंथ, इंटीजर रिटर्न करवाना था, एल में ले आए हम, पास करना था कैरेक्टर एरे, और जो मैंने क्या पास कर दिया नेम, और हमने लिख दिया printf टोटल कैरेक्टर इन नेम %d, किस पे है, ये तो हो गया मेन का लॉजिक। अब देखते हैं लेंथ कैसे निकालना है। तो इंटीजर हमने बनाया लेंथ, कैरेक्टर एरे का नाम हमने कर दिया CS ले लें, X ले लें, NM ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, और हमने यहाँ पर एक इंटीजर i चलाया फॉर, और एक काउंटिंग के लिए हमने CN इक्वल टू क्या ले लिया, 0। अब यहाँ से देखिएगा हमने लिखा i इक्वल टू, ये दोनों कर देते हैं, इंटीजर i इक्वल टू 0 कर दिया और काउंटर इक्वल टू 0। इस बार हम वाइल लूप से बना रहे हैं, फॉर लूप से काफी कुछ प्रोग्राम बना लिए, काफी दिन से वाइल नहीं चलाया, तो वाइल चलाया, वाइल जब तक कि NM जो आपका आर्गुमेंट आया है NM के i इंडेक्स पर, पहली बार i क्या है 0, फिर i होगा 1, इस तरह बढ़ाते जाएंगे, और जब तक i इंडेक्स पर नॉट इक्वल टू क्या नहीं मिल जाता हमें, /0, ठीक है, किसी भी i इंडेक्स पर जब तक क्या नहीं मिल जाएगा, /0 नहीं मिल जाता, तब तक मुझे काउंटर को बढ़ाते जाना है और i को भी बढ़ाते जाना है। i 0 इंडेक्स पर देखा नहीं है तो आगे बढ़ा, 2 1 पे गया, 1 पे भी नहीं मिला तो आगे गया, तो जितनी बार आगे बढ़ता जा रहा उतनी बार काउंटर भी प्लस प्लस होता जा रहा है। जहां भी i नल मिल जाएगा वहां पर अगली बार ये अपडेट नहीं होगा। तो हम चाहें तो i को ही प्रिंट कर लें, बट हमने अलग से काउंटर लिया और रिटर्न कर दिया यहाँ पर CN, बस हो गया हमारा काम। तो काउंटर रिटर्न कर दिया, और अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, टेस्ट करते हैं। इसे चलाया, प्रिंट किया, टोटल कैरेक्टर इन नेम क्या आ गया, 12। काउंट कर लें तो देखिए काउंटिंग भी कर लेते हैं, RAMESH 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 8 9 10 11 एंड 12, तो टोटल 12 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं यहाँ साइज ज्यादा भी दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कैरेक्टर कितने कहलाएंगे, 12 ही कहलाएंगे। टोटल कैरेक्टर क्या दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो कल जो प्रोग्राम हम बना रहे थे वहां पर हम अपना फंक्शन भी यूज कर सकते थे अब, और उस टर्मिनोलॉजी को एक नया नाम देंगे हम, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। नेस्टिंग ऑफ फंक्शन का मतलब है अगर हम एक UDF को किसी दूसरे UDF के अंदर कॉल करें तो उसे हम क्या कहेंगे, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। व्हेन वी कॉल any UDF inside another UDF, then it is called as nesting of function। फंक्शन के हमने क्या करते हैं, नेस्टिंग फंक्शन, या इसे कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। जो फंक्शन अंदर कॉल हुआ है किसी दूसरे के अंदर वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड फंक्शन। So as soon as the parent function is called, parent मतलब जिसके अंदर हमने कॉल किया किसी दूसरे को, अंदर वाला फंक्शन as usual automatically कॉल हो जाएगा। तो nested function always be called when the its caller function is called। तो उसका जो कॉलर फंक्शन है आप जब भी उसे कॉल करेंगे तो अंदर से अपने नेस्टेड वाले फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया void1, ठीक है, मैंने इस बार प्रोटोटाइपिंग नहीं की, डायरेक्टली हम लिख दिया दिस इज 1, और हमने यहाँ लिख दिया void2, और हमने लिख दिया printf
दिस इज 2। ठीक है, यहाँ पे स्लैश n लगा दिया है, यहाँ भी स्लैश n लगा। दिस इज 2 लिखा मैंने, और फिर हमने इसके अंदर एक फंक्शन कॉल कर लिया 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये फंक्शन बन गए हमारे। अब हमने बाद में पहले फंक्शन बना लिया, बाद में हमने मेन बनाया। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉल किया 1 को, इस फंक्शन को 1 को, तो मैसेज आएगा दिस इज 1। लेकिन अगर मैंने 2 को कॉल किया तो आएगा दिस इज 2, और फिर लिखा हुआ आएगा दिस इज 1। दोनों मैसेज आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 में हमने दिस इज 2 को लिखा है, लेकिन उसके बाद हमने अंदर से किसको कॉल कर लिया, 1 को भी कॉल कर लिया। तो 2 हमारा एक नेस्टेड कॉलर फंक्शन हो गया, और दिस इज द नेस्टेड फंक्शन। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, ये कौन सा फंक्शन हो गया, नेस्टेड फंक्शन। जब भी 2 कॉल होगा ऑटोमेटिकली 1 तो कॉल होगा ही, 1 तो कॉल होगा ही। हमने प्रोटोटाइपिंग नहीं करी है, बस ऐसे ही कॉल कर दिया है अभी। तो हमने इसे चला कर देखा, क्या ये इस तरह से कॉल हो रहा है। हमें बिल्ट एंड रन करना होगा। तो देखिए दिस इज 1, अगली बार दिस इज 2 आया, बट दिस इज 1 तो आया ही। तो वो 2 ने नेस्टेड रूप से कॉल किया हुआ किसको, 1। तो ये क्या कहलाएगा, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, बट याद रहना चाहिए क्या होगा, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। तो कल हम जो प्रोग्राम बना रहे थे जिसमें हम लेंथ निकाल रहे थे स्ट्रिंग का, वहां भी हम नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कर सकते हैं। तो अगर मुझे 2 स्ट्रिंग इनपुट करानी है, इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड इट इज palindrome or not using your own UDF। क्या अपना UDF बनाकर आपको क्या करना है, चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो सभी चीज के लिए हम अपना फंक्शन बना लेते हैं। स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए भी चाहे तो हम बना सकते हैं, या फिर उसके लिए नहीं भी इनपुट कराएं तो मुझे जरूरत पड़ेगी रिवर्स करने के लिए, मुझे जरूरत पड़ेगी कंपेयर करने के लिए एक फंक्शन, और एक फंक्शन जरूरत पड़ेगी लेंथ के लिए। क्योंकि जब आप रिवर्स करेंगे या अपना लॉजिक लगाएंगे, कल हमने रिवर्स करके देखा भी था, तो वहां भी हमें लेंथ, कल हम यूज कर रहे थे कौन सा, strlen। तो हम अपना ही लेंथ बना लेते हैं, अपना ही कंपेयर बना लेते हैं, और अपना ही हम रिवर्स बना लेते हैं। 3 फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं। कौन कौन से, रिवर्स, कंपेयर और लेंथ। कंपेयर रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, इसमें रिटर्न कराना ट्रू या फिर फॉल्स। तो कंपेयर के लिए हम एक फंक्शन जो दूसरा बना लेंगे, इसलिए फंक्शन का नाम हम यहाँ चेंज कर लेंगे। अपने केस में इस फंक्शन का नाम रखने वाले हैं इज इक्वल। ठीक है, इज इक्वल एक कैरेक्टर हम दे देंगे और दूसरा कैरेक्टर अरे दे देंगे। तो हमने पहले ही बताया था, अगर कोई कंपेयर करने के लिए फंक्शन बनाना है तो आप इस तरह से बनाइए। रिवर्स हमारा एक ऐसा फंक्शन होगा हम कैरेक्टर अरे पास करेंगे और उसी को रिवर्स कर देगा। रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि हम एरे यूज कर रहे हैं और एरे पास एज पॉइंटर होगा या पास एज रेफरेंस होगा, उसी को उठा के रिवर्स कर देगा वो। इज इक्वल क्योंकि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, इसका टाइप हम क्या ले लेंगे, इंटीजर। और लेंथ का भी टाइप इंटीजर रखेंगे, लेंथ, और यहाँ पे क्या पास करेंगे, कैरेक्टर का। ठीक है, तो इतनी चीज हम बना रहे हैं, या फिर बना नहीं रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं आपके असाइनमेंट के लिए। तो डू इट योरसेल्फ। अब ये बना ही लेना, क्योंकि अब ये बन जाएगा। तो ट्राई इट योरसेल्फ, आप खुद से इसे ट्राई करें। पासिंग फंक्शन एज फंक्शन आर्गुमेंट, टॉपिक है पासिंग फंक्शन एज फंक्शन आर्गुमेंट।
अभी हमने क्या देखा, कॉलिंग फंक्शन इनसाइड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना। लेकिन पासिंग फंक्शन एज फंक्शन आर्गुमेंट का मतलब है कि मैंने एक फंक्शन कॉल किया, फंक्शन 1, और यहाँ पर हमने इसी में किसी फंक्शन को पास कर दिया, एज आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है, इस तरह की कॉलिंग कि फंक्शन को कॉल करते समय किसी फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं और उसी टाइम पे आप उस पर दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं, कॉलिंग लाइक। इस तरह की कॉलिंग अगर आपको कहीं करनी पड़ जाए तो उसे कहते हैं पासिंग फंक्शन एज फंक्शन आर्गुमेंट, किसी एक आर्गुमेंट पे फंक्शन दे देना। तो इसकी जरूरत कब क्यों पड़ सकती है भाई, तो एक इसके लिए थोड़ा सा नोट देख लीजिए। we can pass any function to another function if it returns some। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, कब मुझे जरूरत पड़ेगी फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल करने की। तो we can pass any function to another function if it returns some value। अगर कोई फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम किसी दूसरे को से पास कर सकते हैं। ठीक है, it will put the returned value at its place। तो वो अपने जगह पे जहां पे आप उसे कॉल कर रहे हैं वो रिटर्न वैल्यू को पुट कर देगा। We should use this concept when there is any parameterized function which perform any operation between some parameters, but we need to pass more parameters। देखिए इस लाइन का मतलब समझिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है जो दो नंबर को जोड़ रहा है, या दो नंबर में से मैक्स निकाल रहा है, या 3 में से निकाल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं नहीं 4 में से निकाले, 5 में से निकाले। तो इशू ये होता है कि फंक्शन की डेफिनेशन आप बदल नहीं सकते। अगर आपने फंक्शन को कॉल करते समय आपने सिंटैटिकली बदल दिया उसका पासिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट, तो क्या होगा, एरर आ जाएगी। और अगर आपने डेफिनेशन जाके चेंज की तो पहले वाला फंक्शन ओवरराइट हो जाएगा। मतलब अगर मैंने 4 नंबर के लिए बना दिया किसी फंक्शन को, फिर वो 2 के लिए काम नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन पे हमें ये हेल्प करेगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। we have a function that returns the sum of 2 numbers। 2 नंबर का सम रिटर्न कर रहा है और इस फंक्शन का टाइप है int sum x, y या int, it's prototype। Now we want to get sum of 3, 4, 5 etc numbers। ठीक है, then we can use above concept। above concept means passing function inside as argument of another function। तो चलिए हम एग्जांपल से ही देख लेते हैं इसे। तो हम गए अपने एग्जांपल्स पे और हमने एक फंक्शन इंटीजर हमने सम बना लिया, इंट और इंट किया। ठीक है, अभी हमने मेन बना के स्किप कर दिया इसको। मेन का डिफाइन हम करते हैं। अभी मैंने इंटीजर सम कर लेते हैं, sun हो गया सन, उसको हमने कर दिया सम। मैंने इंट सम बनाया, मैंने इंट एक्स और इंट क्या ले लिया वाई, बिल्कुल छोटा सा फंक्शन है, और रिटर्न कर दिया एक्सप्रेशन। अब देखिए मैंने इंटीजर यहाँ ले लिया एस,
एस इक्वल टू मैंने लिखा सम 3 and 4, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंटफ परसेंटेज डी एस, बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्या आएगा? 7। लेकिन अगर मैंने लिखा प्रिंटफ या हमने लिखा एस इज इक्वल टू सम 3, 4 and 6, तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा, इशू आ जाएगा हमारे पास एक, ये आएगा भी तो गार्बेज आ जाएगा। तो ये देखिए गार्बेज की कोई बात ही नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर मैच नहीं हो रहा। हम कितने नंबर को सम कराना चाह रहे हैं? 3 नंबर का, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 ही आर्गुमेंट। अगर मैंने यहाँ 3 कर दिए तो 2 वाला काम नहीं करेगा। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि मैंने लिखा s इज इक्वल टू सम, ध्यान से देखिएगा 5, 6, 5, 4 और 6 का करना, केवल 2 ही आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो मैंने पहला आर्गुमेंट भेज दिया सम 4, 5, 6। अब देखिए दोनों फंक्शन देखिएगा, बाहर वाला फंक्शन और अंदर वाला फंक्शन। बाहर वाले फंक्शन के लिए 2 ही आर्गुमेंट है, पहला आर्गुमेंट ये पूरा, देन कॉमा दूसरा आर्गुमेंट, तो बाहर वाले में कोई एरर नहीं। और जब आपने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ भी 2 ही आर्गुमेंट है, 4 and 5। तो होगा क्या कि पहले ये इनर फंक्शन चलेगा और यहाँ रिटर्न होके आ जाएगा 9। तो बाहर वाले फंक्शन को क्या मिला? सम 9,6, तो ये ओके सही हो गया। और हमने प्रिंटफ किया, स्लैश एन लगाया, परसेंटेज डी एस को प्रिंट किया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला? 9 + 6 15 आ गया। तो अब करते हैं ट्राई, देखिए 7 और क्या आ गया? 15। तो इस तरह से हमने फंक्शन में क्या पास कर लिया? फंक्शन 4 नंबर का सम निकालना है तो अब तो आप कर सकते हैं, सम इक्वल टू सम, मैंने पहला सम भेज दिया 1, 2, ठीक है, दूसरा सम यहाँ पास किया 5, 6, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट। पहले वाले में भी 2 ही आर्गुमेंट है, दूसरे वाले पे भी 2 ही आर्गुमेंट है, और उनके बाहर का जो फंक्शन उसके लिए भी 2 ही आर्गुमेंट है। तो पासिंग फंक्शन एज फंक्शन आर्गुमेंट प्रिंटफ स्लैश एन परसेंटेज डी और इसको फिर प्रिंट किया। तो 2 + 1 3 और यहाँ 5 + 6 11 रिटर्न हुआ, 11 + 3 क्या रिटर्न हो गया? 14 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगर 5 एलिमेंट का निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 5 हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए 5, तो सम पहले वाले पे तो हमने 2 लिख दिए, मान चलिए पहले हमने ऐसे लिख दिया, और दूसरे वाले पे कर दिए, 4 तो हो गए। अब बात आती 5वां कहाँ लें, क्योंकि यहाँ तो हम एक्स्ट्रा दे ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर फिर से नेस्टिंग कर देंगे। जैसे ये सम हुआ हमारा 1, 2 लिखा, ठीक है, 5, 4 लिखा, ये भी ठीक है, लेकिन 1 नंबर कम पड़ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, इस सम के अंदर मैंने एक बार और सम को कॉल किया, 5, 4 हुआ, कॉमा एक जो नंबर आपको और देना था वो दे दिया। तो फिर नेस्टिंग नहीं है, फंक्शन एज आर्गुमेंट, फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन एज आर्गुमेंट, और इनकी जो कॉलिंग होगी सबसे नेस्टेड जो है, सबसे आखिरी है, जो सबसे अंदर, जिसको हम कह सकते हैं हायर प्रायोरिटी में, वो सबसे पहले कॉल होगा। सबसे नेस्टिंग वाला, सबसे अंदर वाला, पहले ये चला, फिर इसका जब सॉल्यूशन हुआ तो यहाँ आए, इसका ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो यहाँ आए, और बाद में सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हुआ। तो 2 + 1 3, 3 + 5 5, 8 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18। देख लेते हैं रन करके, इसको प्रिंट ही नहीं किया हमने, तो इसको हम करते हैं प्रिंटफ स्लैश एन परसेंटेज डी, और हमने इसको प्रिंट किया, फिर से रन किया। तो देखिए आगे एक्टिव। तो ये एग्जांपल आप दिमाग में रखिए, जिससे आपको पता रहेगा कि फंक्शन एज फंक्शन आर्गुमेंट क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफी कुछ हम सीख चुके हैं फंक्शन के बारे में, यूडीएफ के बारे में, लेकिन सब कुछ नहीं है, अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट, और जिसको थोड़ा सा हम कहते हैं कठिन टॉपिक है, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये टॉपिक थोड़ा कठिन लगता है, उसको हम शुरू करेंगे कल, रिकर्शन। तो रिकर्शन अगर समझ में आ गया तो आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो डेटा स्ट्रक्चर के होते हैं, सर्चिंग, बाइनरी सर्च, क्विक शॉर्ट, ठीक है, और इस तरह के जो कठिन एल्गोरिथम होते हैं, ट्री वगैरह के ट्रेवर्सल होते हैं, ग्राफ के ट्रेवर्सल,
वो आप कर सकते हैं। हालांकि वो अपने कोर्स में नहीं है क्योंकि हम सी पढ़ा रहे हैं, बट डेटा स्ट्रक्चर आप कभी पढ़ो अगर यूजिंग सी, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो काम में आएगा वो आएगा आपको रिकर्शन ऑफ फंक्शन, और परेशान भी यही करता है, रिकर्शन ऑफ फंक्शन। तो कल हम देखेंगे रिकर्शन, और मे बी कल हो सकता है कि अपना फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो। तो आज के लिए इतना ही, और आप प्रैक्टिस करें इसकी। मिलते हैं कल की क्लास में।